18 दिसंबर 1970 विपक्ष के एक सांसद ने राज्यसभा में तमतमाते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हत्यारी कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ था। लेकिन सच क्या था? ताशकंद समझौते के कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री की संदेहास्पद मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, चाहे वो शास्त्री जी का अपने परिवार से किया गया आखिरी फोन कॉल हो, उनके कमरे में कॉल बेल का ना होना, या फिर उनके पार्थिव शरीर का अचानक नीला पड़ जाना। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या देश के लाल की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई थी, या फिर इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? आखिर क्यों पोस्टमार्टम की मांग को ठुकरा दिया गया, और क्यों इस मामले के दो अहम गवाह डॉक्टर चुघ और सहायक रामनाथ सड़क हादसों का शिकार हो गए? नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में कहानी लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की। क्या वाकई हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी? कहानी शुरू होती है जनवरी 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध अभी अभी थमा था। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने दोनों देश को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। शास्त्री जी और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान दो अलग अलग डाचा यानी विला में ठहरे थे। कोसिगिन किसी संदेशवाहक की तरह एक डाचा से दूसरे डाचा दौड़ रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन 10 जनवरी की शाम तक एक सुखद अंत की उम्मीद जाग चुकी थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सीपी श्रीवास्तव की नजरों में शास्त्री जी दमक रहे थे। वो इतने जीवंत दिख रहे थे कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्हें पहले 2 मामूली दिल के दौरे पड़ चुके थे। सीआईए के आकलन के अनुसार वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और 31 दिसंबर 1963 को डॉक्टर्स ने उन्हें फिट घोषित किया था। अनुज धर अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में लिखते हैं कि शाम 4 बजे अधिकारियों और मीडिया की मौजूदगी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 5 फीट से कम कद के शास्त्री जी लंबी कदकाठी वाले अयूब खान की ओर देख रहे थे। दोनों ने जोश में हाथ मिलाया और लोगों ने तालियां बजाईं। इतिहास रचा जा चुका था। रात 8 बजे कोसिगिन के रिसेप्शन में शास्त्री जी बहुत सहज और खुश लग रहे थे। रात 9 बजे वे अपने डाचा वापस लौटे। उनके साथ उनके निजी डॉक्टर आरएन चुघ, सुरक्षा अधिकारी कपूर और सहायक रामनाथ मौजूद थे। रात करीब 10:20 पर दिल्ली से फोन आता है। शास्त्री जी ने अपने दामाद वीएन सिंह से बात की और ताशकंद समझौते पर देश की जनता की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्हें बताया गया कि कुछ विपक्षी नेताओं को छोड़कर बाकी सभी ने इसका स्वागत किया है। इस पर शास्त्री जी ने बड़ी सहजता से कहा कि वे विपक्ष में हैं और आलोचना करना उनका अधिकार है। किसे पता था कि ये उनके परिवार से उनकी आखिरी बातचीत होगी। रात करीब 12:30 पर शास्त्री जी ने दूध पिया, थोड़ा टहले और अपने सहायक रामनाथ को जाने के लिए कहा। लेकिन ठीक 50 मिनट बाद 1:20 पर अचानक सन्नाटा टूटा। शास्त्री जी बदहवास हालत में अपने स्टाफ के कमरे के दरवाजे पर आए और धीमे से बोले, डॉक्टर। स्टाफ उन्हें पकड़कर वापस बिस्तर तक ले गया। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वे खांसते हुए अपने सीने को पकड़कर बैठ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, ओह मेरे राम। डॉक्टर चुघ तुरंत पहुंचे। शास्त्री जी को एक भीषण दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए, सीपीआर भी की, लेकिन सब बेकार रहा। डॉक्टर रोते हुए बोले, बाबूजी, आपने मुझे मौका नहीं दिया। उस यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर भी गए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा कि उस रात न जाने क्यों मुझे शास्त्री जी की मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था।
मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैंने झट कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जी जहां ठहरे थे उस ओर चल पड़ा, जो कुछ ही दूर पर था। ताशकंद के समय के अनुसार रात 1:32 पर शास्त्री जी का निधन हो चुका था। नैयर लिखते हैं कि शास्त्री विशाल पलंग पर निर्जीव थे। पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई कॉल बेल क्यों नहीं थी? बाद में जब संसद में यह सवाल उठा तो सरकार ने सफाई दी, जिसे कई लोगों ने सफेद झूठ करार दिया। प्रधानमंत्री के निधन की खबर फैली तो पूरा होटल और प्रतिनिधिमंडल सदमे में डूब गया। जनरल अयूब खान सुबह 3:30 बजे वहां पहुंचे और दुखी होकर कहा कि यहां एक शांति का दूत था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री के लिए अपना जीवन दे दिया। अगली सुबह शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर हवाई अड्डे ले जाया गया। ताशकंद की सड़कों पर 17 किलोमीटर तक हजारों लोग अपने गेस्ट को अंतिम विदाई देने के लिए कड़ाके की ठंड में खड़े थे। हवाई अड्डे पर अयूब खान और कोसिगिन ने खुद कंधा देकर शास्त्री जी के ताबूत को विमान तक पहुंचाया। दोपहर के 2:31 पर विमान दिल्ली उतरा। नेहरू जी के निधन के 2 साल के भीतर ही देश ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री को खो दिया था, वो भी एक ऐसी ऐतिहासिक जीत के कुछ ही घंटों बाद जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। लोगों ने शास्त्री जी की मौत को लेकर कई कयास लगाए। खासकर इस बात पर सवाल उठे कि क्या उन्हें जहर दिया गया था। शास्त्री जी का शव भारत लौटने पर नीला पड़ चुका था, जिससे यह संदेह और गहरा हो गया कि उनकी मौत संदिग्ध थी। शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के 4 साल बाद 1970 में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने धर्मयुग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि टीएन कॉल ने शास्त्री जी के ठहरने के सभी प्रबंध किए थे और मोहम्मद जान उनका खाना बनाता था। रामनाथ भोजन परोसते थे। शास्त्री जी के निजी कर्मचारियों से बात करके और कई सोर्सेज से जानकारी जुटाकर ललिता जी ने जो डिस्क्रिप्शन तैयार किया वो सरकार के ऑफिशियल वर्जन से कुछ अलग था। ललिता शास्त्री ने इंटरव्यू में बताया कि आप कहते हैं कि दूध में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा नहीं था। दूध पीने के कुछ समय बाद उन्होंने हमसे फोन पर बात की थी। ये शायद 15 मिनट बाद की बात है। उसके 10 से 12 मिनट बाद उन्होंने पानी मांगा, जहां पहले से ही पानी का एक फ्लास्क रखा हुआ था। रामनाथ ने उसी में से उन्हें पानी दिया। पानी लेने के कुछ ही मिनटों बाद शास्त्री जी ने रामनाथ से कहा कि वो फाइलों को, कागजातों को ले जाए और उन्हें दराज में रख दे। वो लेटना चाहते थे क्योंकि उन्हें सिर में भारीपन महसूस हो रहा था। उन्होंने रामनाथ को अगली सुबह जल्दी जगाने का निर्देश देकर आराम करने के लिए भेज दिया। ललिता बताती हैं कि अपने अंतिम क्षणों में बोलने में असमर्थ शास्त्री जी ने इशारों से बताया था कि उन्होंने जो पानी पिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। शास्त्री जी ने फ्लास्क की ओर इशारा किया। यह सोचकर कि उन्हें पानी चाहिए, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पानी दिया। शास्त्री जी ने पानी नहीं लिया, बल्कि उन्होंने फिर से उसी दिशा में इशारा किया। हालांकि ललिता जी का मानना था कि डॉक्टर चुग पर दोष मढ़ना उचित नहीं है और ना ही उन्हें उन पर कोई संदेह था। फिर भी उन्होंने कहा कि वे निसंदेह लापरवाही के दोषी थे। उनके बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शव की स्थिति और परिवार के सदस्यों को उससे दूर रखने की कोशिशों को लेकर था। ललिता शास्त्री ने इंटरव्यू में बताया था कि हवाई अड्डे पर परिवार के किसी भी सदस्य को शव के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। ललिता कहती हैं कि बेशक मैं दुख में डूबी हुई थी, लेकिन हरि मुझे बताते हैं कि उन्हें भी शव तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हुई। शास्त्री जी के शरीर पर नीले धब्बे थे। जब शव को स्नान कराया जा रहा था तब भी हमें पास जाने की अनुमति नहीं थी। काफी जिद के बाद ही हमें अनुमति मिली। शास्त्री जी का चेहरा और शरीर नीला पड़ गया था और काफी सूज गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनका शरीर इतना फूल गया था कि बनियान को फाड़कर निकालना पड़ा और कुर्ता भी बड़ी मुश्किल से उतारा जा सका। उस समय मुझे संदेह तो हुआ था, लेकिन मैं इतनी व्यथित थी
कि उसके बारे में सोचने या सवाल करने की स्थिति में नहीं थी। पेट पर सर्जरी का निशान प्लस का एक निशान जैसा दिखता था। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखने की दवा गर्दन के पीछे से डाली गई थी और वहां एक छेद भी था जिससे अभी भी खून रिस रहा था। बाद में जब कुछ लोगों ने चेहरे के धब्बों की ओर इशारा किया तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने जल्दी से एक छोटी कटोरी में चंदन का लेप लाकर पूरे चेहरे पर लगा दिया, लेकिन चंदन की कोटिंग के बावजूद वो धब्बे छिप नहीं सके। उस समय ली गई तस्वीरें और शव को देखने वाले दूसरे लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और शास्त्री जी के अनुयायी जगदीश कोडसिया उन लोगों में से एक थे जिन्होंने दाह संस्कार से पहले शव को पारंपरिक स्नान कराया था। 1990 में उन्होंने राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को एक पत्र में लिखा था कि हमने नेतृत्व से अनुरोध किया कि शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। हमें बताया गया कि ऐसा अनुरोध ना करें क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा राज था जो पोस्टमार्टम के बाद खुल सकता था? ललिता शास्त्री ने एक और बड़ा खुलासा किया। शास्त्री जी हमेशा अपने साथ एक निजी डायरी और एक खास पानी का फ्लास्क रखते थे। ताशकंद से उनका सामान वापस आया, लेकिन वो डायरी और फ्लास्क गायब थे। ललिता जी को यकीन था कि शास्त्री जी ने उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जो शायद किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर देता। आखिर वो सामान किसने और क्यों चुराया? क्या यह किसी विदेशी ताकत का काम था? 1970 के दशक में भारत और रूस के बीच इस मुद्दे पर ठन गई थी। रूसी रेडियो ने इसे अमेरिकी चाल बताया, जबकि भारतीय मीडिया के एक वर्ग को शक था कि इसमें सोवियत संघ, यानी उस वक्त में रूस जो लीड कर रहा था, उसका हाथ हो सकता है। सरदार पटेल के बेटे दहिया भाई पटेल ने अपनी किताब वॉज शास्त्री मर्डर्ड में तर्क दिया कि सोवियत संघ ताशकंद समझौते को हर हाल में सफल बनाना चाहता था। अगर शास्त्री जी दबाव में हस्ताक्षर करने के बाद भारत जाकर मुकर जाते तो कोसिगिन की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होती। वहीं दूसरी ओर सीआईए के एक पूर्व अधिकारी वॉल्टर मैकिंतोश ने सालों बाद संकेत दिया कि शायद उन्होंने अनजाने में केजीबी की मदद कर दी थी। लेकिन सच क्या है, ये आज भी फाइलों में दफन है। ललिता शास्त्री के खुलासों ने प्रधानमंत्री के निधन की जांच की मांग के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन को प्रेरित किया। सांसदों और सार्वजनिक जीवन के दिग्गजों से बनी इस समिति की अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी और अनुभवी सांसद डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू ने की। इसके सदस्यों में टीएन सिंह, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, महावीर त्यागी, एचवी कामत, नाथ पाई, एमसी छागला, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाशवीर शास्त्री और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज शामिल थे। राजनीति की बिसात पर सबसे खतरनाक आरोप लगे भारत के भीतर से। 18 दिसंबर 1970 को राज्यसभा में राजनारायण ने सीधे इंदिरा गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मौत उन लोगों के इशारे पर हुई जो इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। राजनारायण के अनुसार इंदिरा गांधी शास्त्री जी को पसंद नहीं करती थी। उन्हीं के शब्दों में इंदिरा इस बात का विलाप करती थी कि उनके घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, जबकि वो नहीं बन सकी। नारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा शास्त्री की सरकार में शामिल भी नहीं होना चाहती थी। एक दिन शास्त्री ने कहा कि अगर तुम शामिल होना चाहती हो तो आओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालो, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस कहानी का सबसे दुखद और संदेहास्पद हिस्सा अब शुरू होता है। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शास्त्री जी की मौत की जांच के लिए संसदीय समिति बनाई तो गवाहों के साथ हादसे होने लगे। डॉक्टर आर.एन. चुघ, वो डॉक्टर जो उस रात शास्त्री जी के साथ थे जब वे गवाही देने दिल्ली आ रहे थे, एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। डॉक्टर चुघ और उनके परिवार की मौत हो गई, सिर्फ उनकी एक बेटी बच पाई थी। रामनाथ लाल बहादुर शास्त्री जी के निजी सहायक थे जो ताशकंद में उस रात मौजूद थे। ललिता शास्त्री से बात करने के बाद जैसे ही वे उनके घर से निकले, उन्हें एक बस ने टक्कर मार दी। उनके दोनों पैर काटने पड़े, याददाश्त चली गई और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, एक ऐसा इंसान जो फटे हुए कुर्ते को रफू करके पहनता था। उनके जाने के बाद देश ने एक महान नेता खोया, लेकिन उनके परिवार ने वो खोया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी।
आज भी शास्त्री जी का परिवार और करोड़ों भारतीय एक ही सवाल पूछते हैं कि ताशकंद की उस रात सच में क्या हुआ था। सरकारें आईं और गईं, फाइलें खुलती और बंद होती रहीं, लेकिन सच आज भी ताशकंद की बर्फीली हवाओं और दिल्ली की धूल भरी फाइलों में कहीं गुम हो चुका है। किस्से कहानी के हमारे वीकली एपिसोड में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार शाम 6 बजे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।